by SK Sir. हाय हमारे शेरे बहादुर, आज हम लोग चलते हैं पुनः मेंस्ट्रुएशन का दूसरा लेक्चर में, जहाँ की आपको कल ब्रीथ से कुछ रिलेटेड को हम लोग छोड़े थे। इन ब्रीथ के रिलेटेड को आज हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं, और हमें आशा है कि आप लोग बहुत बारीकी से समझ पाइएगा। तो चलते हैं हम लोग आज ब्रीथ के रिलेटेड में। आज ब्रीथ से सारी घटनाओं को हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं। लेक्चर 2। तो यहाँ सबसे पहले बात आता है, अगर कहा जाए ब्रीथ, जो कि आपको याद दिला देना चाहूंगा कि ब्रीथ क्या है। ब्रीथ एक गोलाकार घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग ब्रीथ के नाम से जानते हैं। एक गोलाकार घिरे हुए क्षेत्र को ब्रीथ के नाम से जानते हैं। अब इस ब्रीथ में एक केंद्र होती है, और वही केंद्र बिंदु से एक ब्रीथ में केंद्र होती है, और यही केंद्र बिंदु से इस ब्रीथ का क्या होता है, रचना हुआ होता है। इस ब्रीथ में क्या क्या होता है हम उसको जानते हैं। आप जान पा रहे हैं कि ये जो है इसी को परिधि के नाम से जाना जाता है। जो ये गोलाकार घिरा हुआ है, ये गोलाकार घिरे हुए को ही हम लोग ब्रीथ के नाम से, मतलब परिधि के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये गोलाकार रस्सी की, ये गोलाकार पथ पर एक रस्सी को घुमाया जाए, तो हम लोग जानेंगे ये रस्सी जितनी बड़ी होगी वह ब्रीथ की क्या होगी, परिधि के बराबर होगी। चलिए, तो वह रस्सी परिधि होगी। यहाँ तक तो हम लोग जाने ये परिधि होती है, और परिधि को संकेत सी से किया जाता है। और यहाँ केंद्र है, इस केंद्र को हम लोग ओ से संकेत करेंगे। अब देखिए परिधि हो गया। अब परिधि पर केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी, ये आपको क्या कहलाएगी, ये आपको त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या, जिसको हम आर से संकेत करते हैं। किससे संकेत करते हैं? आर से संकेत करते हैं। ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी। अब हम लोग और जानते हैं कि यदि त्रिज्या को दो गुना कर दिया जाए, जैसे कि यहां से ये भी त्रिज्या है और ये भी दो गुना कर दी गई, अर्थात परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु तक केंद्र से होते हुए यदि कोई रेखा खींची जाए, वह व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। या इसी चीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ध्यान दीजिएगा, इन दोनों चीजों को मिला करके डायरेक्टली कहा जाए तो वह क्या है, हमारा व्यास है। और व्यास को किससे संकेत करते हैं? डी से संकेत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये व्यास था। अब बात आता है कि ये एक वृत्त में क्या क्या है और कैसे कैसे है। देखिए, त्रिज्याओं के द्वारा अधिकृत, यहां से देखिए एकदम छोटी से छोटी छेदा गया हुआ क्षेत्र, चूंकि हम लोग जानते हैं, वह देखिएगा अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा वह क्या है। इस छोटा सा भाग को हम लोग त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। जो कि ये त्रिज्यखंड कैसा है? छोटा है, इसलिए इसका क्या नाम है? लघु त्रिज्य खंड। ये लघु त्रिज्यखंड है। और ये जो बाकी का जो क्षेत्र बचा आपका, ये बड़ा वाला भाग को आप क्या कहेंगे? लघु के बाद तो दीर्घ ही की बारी आती है, तो दीर्घ है। ये क्या है? दीर्घ। ये जो बड़ा भाग बचा है वो मेरा दीर्घ त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड क्या होता है सर? त्रिज्या के द्वारा काटा गया क्षेत्र को ही त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए त्रिज्यखंड हुआ, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ। अब इसमें आता है और एक चीज आता है, इससे भी पहले आता था वो चीज कि ये ब्रीथ में परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरी ओर, परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरी ओर मिलाने वाली रेखा किस नाम से कहलाती थी? जीवा के नाम से। किस नाम से? जीवा के नाम से। और इन दोनों की जो ये यहां से यहां तक की होती है वो चाप होता था। चाप की लंबाई होती थी, ये चाप की लंबाई होती थी।
अब आता है कि वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त में इतना सा भाग निकालने को कह दिया है। तो इतना सा भाग मतलब कहे तो क्या हो गया, देखिए इतना अलग है, इतना सा भाग अलग है, तो नीचे वाला जो भाग है वो लघु वृत्तखंड हुआ, लघु वृत्तखंड, और ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड हुआ। लेकिन और इसको क्या कैसे कैसे क्या होता है उसको पहले समझना होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक यदि वृत्त लिया जाए, क्या लिया जाए, वृत्त लिया जाए, तो इस वृत्त को चार भाग में बांट दिया जाए। तो चार भाग में हम बांटते हैं, देखिएगा तो क्या क्या नजर आ रहा होगा आपको, क्या नजर आया, ये चार देख रहे हैं, ये प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाती है। प्रत्येक भाग क्या कहलाती है, चतुर्थांश कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ये चतुर्थांश कहलाती है। अब इन सारी चीजों को जानने के बाद अगर हम लोग बात करें, इन छोटे छोटे बातों को अगर ऑब्जर्व करें, अगर देखें, तो आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होती है, बहुत सारा सूत्र प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन इसमें सारी चीजें को हम लोग पहले पिक्चर को जान पाए कि किसको क्या कहाँ कहते हैं और कैसे होता है, वो सारा चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली, अगर बात कही जाए, ये वृत्त रहा, इस वृत्त में ये आपका इतना का भाग जो रहा वो क्या है, ये त्रिज्यखंड है। क्या है ये त्रिज्यखंड है। लेकिन इसी त्रिज्यखंड में एक त्रिभुज को निकाल के घटा दिया जाए, इतना का भाग को घटा दिया जाए, तब मेरा क्या बचता है, देखिए ये वृत्तखंड बन जाता है। समझ में आ गया होगा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में क्या अंतर है और क्या समानता है, ठीक है। तो एक बार आपको इसको जरूर देखना होगा, अच्छी तरह से आप लोग अगर देख लेते हैं तो हम आगे की ओर अग्रसर होकर के इन सारी चीजों का सूत्र के बारे में लोग बात करेंगे। मेंसुरेशन में जो भी इंपॉर्टेंट बात और जो जो सूत्र है वो सूत्र को हम लेकर के चलेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इसे एक बार जरूर जो है अच्छी तरह से देख पाए और आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रत्येक चीज को बारीकी से समझिए। क्षेत्रफल क्या होता है सर, क्षेत्रफल को हम बताए थे आयत में, क्या बताए थे उसको देख लीजिए। इसमें भी क्षेत्रफल है, वो देखिए क्या है। यह अगर वृत्त है, यह अगर वृत्त है, तो इस वृत्त में जो पूरा ये जो छेका गया है, ये सर, ये मेरा क्या है, क्षेत्र। क्या है ये, क्षेत्रफल है, ओके। और इसको ए से संकेत करते हैं। यहां तक पहले आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग अब आगे की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए सर, अगर हम लोग चलते हैं आगे तो देखिए क्या है। अब आता है सूत्र की ओर। फॉर्मूला की ओर अगर अग्रसर हो तो सबसे पहले आता है वृत्त की क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा नंबर आ जाता है वृत्त की अगर क्षेत्रफल पूछा जाए
व्यास रहने पर इस तरह भी कर सकते हैं। वृत्त की क्षेत्रफल ऐसे भी कर सकते हैं। त्रिज्या बराबर जब क्षेत्रफल रहेगा एरिया आप 1 पाई कीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या यदि परिधि है तो C/2 पाई। त्रिज्या व्यास रहने पर, ठीक है। 7वां नंबर हो जाएगा वृत्त की व्यास बराबर 2 × R। वृत्त की व्यास क्या हो जाएगा, व्यास में हो जाएगा C/पाई। वृत्त की व्यास बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुना रूट एरिया अपॉन पाई। अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाया प्लस 2r। ये सिर्फ वृत्त से होगा, वृत्त में क्या था, खाली वृत्त से, ठीक है। अब आता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त की क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाप की लंबाई और एक चीज तो लिखवे नहीं की, वृत्त की परिधि पाई × d, वृत्त की परिधि 2πr। खंड का क्षेत्रफल अगर दीर्घ या लघु कहे, लघु और दीर्घखंड दोनों एक ही चीज है। लघु छोटा वाला हुआ, ठीक है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हम लिख देते हैं कि बच्चा कहीं भूले नहीं, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होने दीजिएगा बच्चे को। तो अब रहा दीर्घ ना, दीर्घ दीर्घखंड। दीर्घ दीर्घखंड में 360 - थीटा बटे 360 का गुना पाया। या क्या कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दीर्घ दीर्घखंड बराबर वृत्त का क्षेत्रफल घटा लघु दीर्घखंड का
क्षेत्रफल। अगर बात करें त्रिज्यखंड की परिमाप की, तो थीटा बटे 360 गुना 2πr प्लस 2r। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड की, यहाँ दीर्घ लिखे थे, इसी को आप कुछ और लिख सकते हैं। छोड़िए, इसको हम बता देते हैं एक बात। चाप बराबर सूत्र में कोण बराबर सूत्र है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब आता है 22वां नंबर में वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये मेरा वृत्तखंड हुआ, जिसको हम लघु वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। लघु वृत्तखंड बराबर यही सूत्र होता है, ठीक है, जिस यही सूत्र लिख सकते हैं। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, लिख देते हैं। साइन थीटा दोनों एक ही है, ठीक है। कंफ्यूज बच्चा से होता है, इसलिए मैंने लिख दिया है एक एक करके। 24वां नंबर दीर्घ होता है, क्या होता है? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है? सीधा सा यहाँ बात लिखिए ना, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। एकदम सिंपल ही बात में मैंने आपको समझा दिया, समझ गए होंगे। और इसी को यहाँ इसको लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड को घटाने पर, ठीक है। ये 24 सूत्र जो आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है, ठीक है, ये बहुत बारीकी से आपके लिए सिर्फ लिखा गया है, ठीक है। जितने इसमें सूत्र दिया गया है, आप बारीकी से अगर देखते हैं तो पूरा अच्छी ढंग से पूरा मेंसुरेशन का त्रिभुज नहीं, यहाँ वृत्त है, वृत्त से सारा रिलेटेड आपको हर एक चीज को बारीकी से समझ में आ सकता है। यदि नहीं समझते हैं तो आप नहीं बना पाइएगा मेंसुरेशन। इतना आसान है मेंसुरेशन, आप लोग को हम बार बार बताना चाहेंगे। मेंसुरेशन रियल में इजी है, हम लोग सिर्फ मेहनत नहीं कर पा रहे हैं उनके अनुसार, इसलिए हम लोग को लग रहा है थोड़ा भारी जैसा। मेहनत करेंगे तो लगेगा आसान, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक एक करके हर एक चीज को समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझ पाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक जगह देते हैं छोड़ने के लिए कि आप अच्छे से उतरिए। देखिए, चलते हैं बच्चों, हम लोग इसको समझते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा भागता है, नहीं अच्छे से समझ पाते हैं, तो चलिए हम लोग टाइम को नहीं रहते हुए भी हम लोग अपना टाइम निकालते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, मैंने लिखा है वृत्त की क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो है, ध्यान दीजिएगा, ये पाई, और पाई का जो है बतेरे किए हैं कि आप लोग आर्यभट्ट जो गणितीय साइंटिस्ट जो भारतीय जो था, उन्होंने ही पाई का रिसर्च किया था, ठीक है। और पाई में ही एक रहस्य छिपा हुआ था, जो कि आपको पता है। कौन थे वो? अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका जन्म 14 मार्च, और बताया जाता है कि ये बात कहाँ तक सत्य है तो ये पता नहीं है।
लेकिन हम लोग भी कहीं सुने हैं कि 14 मार्च को 1:59 में उसका जन्म हुआ था। और पाई का भी जब सरलतम रूप निकाला जाता है पाई का मान से, तो देखिए पाई इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं 3.14159। तो यहाँ से हम लोग को क्या जाने 3, क्या जाने 3 मतलब जनवरी फरवरी मार्च, 3 मार्च हो गया 14 मार्च 1:59 जिसे माना जाता है, पता नहीं कहाँ तक क्या है। तो ऐसा था, ये हमारे साइंटिस्ट साहब ने इस तरह का पाई का रिसर्च किया था। पाई की कहानी एक दिन आप लोगों को सुनाएंगे, ठीक है। तब तक हम लोग आपने अभी जो हम लोग का सूत्र है, सूत्र में वृत्त से रिलेटेड है, इसको पहले हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो बात आती है एक एक करके वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल ये त्रिज्या रहने पर ये क्षेत्रफल होगा। यदि वृत्त की व्यास हो तो इस सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। वृत्त की क्षेत्रफल निकालने का है और व्यास दे दे तो इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिएगा, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा आराम से। फिर आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल में आपको यदि परिधि दे दे, क्या दे दे, परिधि दे दे और क्षेत्रफल पूछे तो पाई c/2 के माध्यम से परिधि भी देने पर क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आता है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कब निकालना है, जब आपको क्षेत्रफल दिया जाए। वृत्त की त्रिज्या कब निकालना हो, जब क्षेत्रफल दिया जाए। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या कब हो निकालना हो, जब परिमाप दिया जाए, तो c/2 का प्रयोग करेंगे। यदि वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो कब, जब व्यास दिया जाए। क्या दिया जाए, व्यास दिया जाए। वृत्त की त्रिज्या d/2 के द्वारा आप निकाल सकते हैं। अब देखिए वृत्त की व्यास निकालनी हो, कब, जब आपको त्रिज्या दिया जाए। वृत्त का अगर व्यास निकालनी हो और त्रिज्या दिया हो तो 2 गुना त्रिज्या कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। अब आता है वृत्त की व्यास निकालनी हो कब, जब परिधि दिया हो। क्या दिया है, परिधि दिया है। परिधि में दिया है तो c/पाई कर दीजिएगा। अगर पाई कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, व्यास निकल जाता है। अब वृत्त की व्यास निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वृत्त की व्यास कब निकालते हैं, जब यह व्यास आपको कब निकालनी हो, जब आपको क्षेत्रफल दिया जाए। तो क्षेत्रफल दिया है तो आप क्षेत्रफल में इस रूप का प्रयोग करके आप उसका व्यास निकाल सकते हैं। अब देखिए वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि ध्यान दीजिएगा। वृत्त की जो परिधि है अर्धवृत्त है। क्या है, अर्ध का होता है आधा। अर्ध का क्या मतलब है, जो आधा से लिया गया, आधा वृत्त कहे तो ये देखिए इतना तक का बात कहा गया और ये इतना तक। तो देखिए r + r इतना तक 2 पाई r टोटल था, इसमें आधा कट गया तो ये कट गया तो +2r लगा दिए। तो यही आपका है अर्धवृत्त का परिधि कहा जाए तो ये है पाई r + 2r। अब आता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी होगा। अर्धवृत्त का क्या होगा, क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का जब क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा 1/2 गुना पाई r इसका क्षेत्रफल का आधा। क्षेत्रफल का आधा को अर्धवृत्त के नाम से जानेंगे। अब आता है चतुर्थांश। क्या आता है, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश के बारे में हम जिक्र किए थे। एक वृत्त होता है, उसको 4 बराबर भागों में बांटा हुआ जो रहता है उसी को किस नाम से जाना जाता है, उसी को चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। ओके, ये आप देखे थे, ये चतुर्थांश कहलाती है। एक भाग जो है वो सब चतुर्थांश, वही चतुर्थांश एक वृत्त का चौथा हिस्सा को चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर। चाप की जो लंबाई है, चाप की लंबाई क्या होती थी सर, ये वृत्त है और त्रिज्या के द्वारा जो छेका गया यहाँ से a से लेकर के b तक की लंबाई को l के द्वारा सूचित करते हैं और ये l क्या कहलाती है, चाप की लंबाई कहलाती है। ओके, अब देखिए आराम से चलते हैं। चाप की लंबाई में आपका सूत्र होता है थीटा/360 कहने का अर्थ है कि दोनों त्रिज्याओं के द्वारा कितना डिग्री का कोण बना लिए, तो थीटा डिग्री। और टोटल पृष्ठ पर कितना है, तो 360 डिग्री का। कितना डिग्री का है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का वो कितना हिस्सा लिया होगा, तो थीटा/360 गुना पाई r स्क्वायर। इस प्रयोग के द्वारा आप चाप की लंबाई को क्या कर पाते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए ये आता है वृत्त की परिधि। परिधि नहीं लिखे थे, यहाँ आ रहा है। तो क्या है, परिधि में होता है क्या, पाई इंटू डी।
मतलब पाई को व्यास से यदि गुना कर दिया जाए तो वो टोटल रस्सी की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। अगला आता है उसी को कि वृत्त की अगर परिधि निकालनी हो कब ये व्यास निकल गया और ये त्रिज्या से निकल जाएगी। ठीक है, ये त्रिज्या दिया रहेगा तो इस विधि से, व्यास दिया रहेगा तो इस विधि से। अब आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या के द्वारा जो छेका गया क्षेत्र था, ये कितनों सा क्षेत्र है, ये पूरे चीज को जानने के लिए ही हम लोग त्रिज्यखंड को जानते हैं। ठीक है, तो त्रिज्यखंड में होता है कि थीटा बटे 360 का गुना वृत्त का क्षेत्रफल। इस वृत्त के क्षेत्रफल के द्वारा इस कोण से क्या रिलेटेड है, इसी के गुणनफल को त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। अब अगला आता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या आता है? लघु का अर्थ होता है छोटा, त्रिज्यखंड मतलब छोटा त्रिज्यखंड, तो त्रिज्याओं के द्वारा एक छोटा से छोटा क्षेत्र जो छेका गया है वही बात कर रहा है। देखिए जो कि वही चीज, दोनों एक ही चीज है, खाली यहाँ क्या लगता है, बच्चा जब याद करने लगता है ना तो बोलता है लघुगुणा नहीं दिया है, लघुगुणा हम लोग को नहीं लिखाया है, हम लोग जो देखा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं। नहीं, जो छोटा सा होता है ना तो उसको लघु ही कहा जाता है। इसलिए मैंने इस बात का जिक्र यहाँ सूत्र के माध्यम से ये कर दिया कि बच्चा दोनों चीज जाने के दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, बोल देगा ना तो कभी सुन करके भूल जाता है बच्चा, और लिख देगा ना तो बच्चा जानता है कि नहीं लिखा हुआ तो एक ही चीज था। अब आता है दीर्घ। क्या आता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। और यहाँ त्रिज्यखंड है तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ मतलब क्या हुआ सर? तो दीर्घ देखिए यदि एक वृत्त हो जाए और इतना आपको थीटा पता है तो इतना कैसे होगा? तो 360 माइनस थीटा हो, और टोटल कितना होगा? 360 का हिस्सा हो। अब गुना पाए आगे से गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ का पता चल जाएगा। तो दीर्घ को वृत्त के क्षेत्रफल से क्या कर दीजिएगा? गुना, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसी चीज को क्या कहा जाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड को हम और दूसरे विधि से बना सकते हैं। दूसरे विधि से कैसे बना सकते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में छोटका त्रिज्यखंड को घटा देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में छोटका त्रिज्यखंड को घटा देंगे, जो बाकी बचेगा वो क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगी? लघु त्रिज्यखंड। लघु का कहने का अर्थ मतलब छोटा वाला। अब आता है त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप में देखिए क्या होता है? 360 थीटा बटे 360 वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त की जो मतलब कि त्रिज्यखंड के द्वारा, जैसे ये वृत्त था इसमें ये त्रिज्या है तो ये दोनों को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो वृत्त की परिमाप को उसके साथ गुना करके और परिमाप में दो त्रिज्या को भी जोड़ दिया है। चाप की लंबाई बराबर मतलब कोण बराबर सूत्र चाप की लंबाई बटे त्रिज्या होती है। चाप की लंबाई बटे त्रिज्या अर्थात इसको याद कैसे करें सर? तो हम कहेंगे को पहले होता है, चो पहले बाद में होता है और त्रो उसके बाद होता है। तो को बराबर चो बटे त्रो, ये कभी भी कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, को बराबर चो बटे त्रो, ये कहानी खत्म। 21 नंबर में कहानी खत्म हो गया। अब आता है आपका 22 नंबर। देखिएगा 22 नंबर जो है वो कितना आसान है और अच्छे से आप लोग समझ पाइएगा। कहता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड, तो हम आपको बताएंगे वृत्तखंड के बारे में। ये वृत्त होता है और वृत्त के द्वारा की परिधि के जीवा के द्वारा जो विभक्त होती है, जीवा के द्वारा जो विभक्त होती है उसी को किस नाम से जाना गया? यहाँ वृत्तखंड के नाम से जाना गया। जीवा के द्वारा जो बांटा गया है दो क्षेत्र उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। देखिए थोड़ा सा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो ये देखिए छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या है कि थीटा बटे 360 का गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इनटू sin थीटा। ये बात का जिक्र इसलिए हुआ था कि देखिए ये वृत्त का ध्यान दीजिएगा कि ये त्रिज्यखंड और इस त्रिज्यखंड में इतना का भाग हुआ, इतने का भाग हम लोग किस नाम से जानते हैं? वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। जब वृत्तखंड के नाम से जानते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि त्रिज्यखंड में, त्रिज्यखंड ये पूरा त्रिज्यखंड था, त्रिज्यखंड में क्या किए? त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाते हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाते हैं तो वो मेरा वृत्तखंड बन जाता है। क्या बन जाता है? वृत्तखंड बन जाता है। ध्यान दीजिएगा इसके बाद। अब आता है लघु वृत्तखंड। लघु का अर्थ होता है छोटा, अर्थात इसी चीज का जिक्र यहाँ किया गया है, इसी चीज का जिक्र यहाँ पर किया गया है, बस खाली नाम हमने बैठा दिया कि लघु मतलब छोटा होता है। अब अगला आता है दीर्घ वृत्तखंड। क्या आता है? दीर्घ। दीर्घ कहने का मतलब बड़ा है
अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर छोटका को घटा देते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में भी यदि छोटका को घटा देते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, दीर्घ वृत्तखंड प्राप्त होता है। या तो हम छोटे से शब्दों में कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल घटा लघु वृत्तखंड, वृत्त का क्षेत्रफल घटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में आपका क्या आ जाता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमें इस प्रकार से आप लोग से पूरा विश्वास हो रहा है कि मेंस्ट्रुएशन की ऐसी सारी ब्रांचों में आप लोगों को कितने बारीकी से समझाया गया है, कितने अच्छे से सारे सूत्र को लिखा गया है। एक बार जरूर आप अपने छात्र छात्राओं तक, पढ़ने वाले उन छात्र छात्राओं तक जो कि आध्यात्मिक रूप से क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के जो भी छात्र छात्राएं स्टडी कर रहे हैं उन छात्र छात्राओं तक पहुंचाने का जरूर कार्य करें। और मैं आपसे यही उम्मीद बनाए रखा हूँ कि इस बार बोर्ड का जो एग्जाम हो और इसमें आप अच्छी तरह से नंबर ला सकें, अच्छी रैंक ला सकें। आप जरूर थोड़ा थोड़ा देखें, जिनके कारण आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा, आप अच्छी तरह से जान पाइएगा। तो आज का हम लोग का जो मेंस्ट्रुएशन रहा, ये हम लोग का 2D डायमेंशन में हम लोग आज समाप्त किए, मतलब 2 विमीय वाला जो सूत्र था उसको समाप्त किए। अगले जो एपिसोड होगा, अगला जो मेरा लेक्चर होगा, उस लेक्चर में क्या होगी 3D डायमेंशन का जितना भी सूत्र है वो 3D डायमेंशन के सारे सूत्रों को हम लोग प्रूव करेंगे। और आज के लिए बाय बाय।